जय हिंद दोस्तों, कंटिन्यू करते हैं अपनी टेट की क्लास। तो अब तक हमने दो थ्योरी कवर करी है। एक आपकी कवर की है पियाजे की और दूसरी आपकी विगोस्की की। पियाजे में हमने आपको बताया था पियाजे आप किससे संबंधित है इनकी थ्योरी, तो इनकी थ्योरी संबंधित है संज्ञानात्मक विकास से संबंधित है, जो कि कॉग्निशन से संबंधित है, ठीक है। और आपकी विगोस्की की थ्योरी किससे संबंधित है, तो सोशियो कल्चर डेवलपमेंट से, जिसको बोलते हैं सामाजिक संस्कृति का विकास से संबंधित है। तो हमने दो थ्योरी डिस्कस की है, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाके देखिएगा, वहां से आप दोनों थ्योरी को समझ लीजिएगा, ठीक है। आज हम जो कवर करेंगे वो आपकी अगली थ्योरी है, जो कि कोलबर्ग्स की है। कोलबर्ग्स मोरल डेवलपमेंट, कोलबर्ग्स का मोरल डेवलपमेंट। कौन सा डेवलपमेंट? मोरल डेवलपमेंट। कोलबर्ग्स का मोरल डेवलपमेंट। मोरल मतलब होता है नैतिक, नैतिकता, नैतिक का सिद्धांत, ठीक है। तो इनकी थ्योरी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। कोलबर्ग्स की थ्योरी, इनकी थ्योरी किस पे बेस है? ये नैतिकता पे बेस है, ठीक है। जो नैतिक, जो हमारे जो नैतिक है या हमारी जो मोरलिटी है उस पे कार्य करती है इनकी थ्योरी है, ठीक है। तो हम चर्चा करते हैं इस थ्योरी के बारे में डिटेल में, ठीक है। पहले हम तीन वर्ड समझ लेते हैं, तीन वर्ड जो इंपॉर्टेंट है, तीन शब्दावली है, उनको समझते हैं, उसके बाद हम की थ्योरी को समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहला वर्ड है, पहला मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग, ठीक है। मॉरल रीजनिंग से आप क्या समझते हो? नैतिक तर्क शक्ति, इसकी हिंदी होगी जैसे नैतिक तर्क शक्ति। जैसे कि आप लोग शक्ति कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते समथिंग, हाँ, इस पर ध्यान रखना। नैतिक तर्क शक्ति, ठीक है। तो इससे क्या चीज समझते हो कि आप अपना दिमाग कितना इस्तेमाल कर रहे हो। जैसे कि क्या होता है, क्या जब आप लोग रीजनिंग लगाते हो तो उसमें आप अपना खुद का दिमाग लगाते हो। इसी तरह क्या है इनकी थ्योरी में, क्या है कि इन्होंने बोला है मॉरल रीजनिंग। मॉरल रीजनिंग पे इन्होंने कहा है कि हम कोई ऐसा डिसीजन या ऐसा डिसीजन ले रहे हैं जिसमें हमको सोचना कि क्या क्या गलत है, क्या सही है। व्हाट इज राइट, एक तरफ राइट, क्या सही है और क्या गलत है, राइट और रॉन्ग। हमको इनकी थ्योरी पे काम करना है, गलत या सही पे काम करना है, ठीक है। तो एक एग्जांपल लेते हैं फटाफट। जैसे कि मान लो कि आप पढ़ते हैं कहीं भी यूनिवर्सिटी या किसी कॉलेज में, आपको वहां किसी लड़के से प्यार हो जाता है, ठीक, और आपके माँ बाप को नहीं पता है कि मेरा बच्चा किसी लव इन रिलेशनशिप में है। अब बच्चा वो पढ़ रहा है, जब बड़ा होता है तो माँ बाप सोचते हैं कि अब बेटे की शादी करनी है, बेटे की शादी करनी है। तो घर में वो लोग क्या है, वो लोग रिश्ता देखना चालू कर देते हैं अपने लड़के के लिए। फिर अब जब लड़का पढ़ के वापस आता है तो कहते हैं बेटे, अब अपने बेटे से बात करते हैं, कहते हैं बेटा आपकी शादी के लिए हमने लड़की देख ली है। अब क्या हुआ, अब यहाँ पे ये डिसीजन किसको लेना होगा कि शादी हमको अपनी गर्लफ्रेंड से करना है या मेरे मम्मी पापा जो लड़की अरेंज मैरिज जो शादी करा रहे हैं हमें उससे करना है। तो ये जो डिसीजन किसको लेना है, उनके बेटे को लेना है। तब यहाँ पे क्या काम करता है, मॉरल रीजनिंग काम करती है। मॉरल रीजनिंग कि हम अपने माँ बाप के कहे पे चले या हम अपनी गर्लफ्रेंड के कहे पे चले। तो यहाँ पे क्या मॉरल रीजनिंग लग जाएगी आपका। आपको खुद सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जाए, या गलत डिसीजन ले या सही डिसीजन ले, या राइट डिसीजन ले या रॉन्ग डिसीजन ले। तो ये पहला शब्दावली था। अब हम समझते हैं अगला शब्दावली अपना। तो जो हमारा अब दूसरा, तो हम अब डिस्कस करते हैं आप लोग से जो दूसरा शब्दावली है, वो हमारा दूसरा शब्दावली कौन सा है, उसको बोलते हैं मोरलिटी। मोरलिटी मतलब होता है नैतिकता, ठीक है। कि हम अपने विचार को किस रूट या किस वे में लेके जा रहे हैं, किस दिशा में लेके जा रहे हैं, गलत दिशा में लेके जा रहे हैं या सही दिशा में लेके जा रहे हैं। हमारी नैतिकता क्या है, जैसे कि मान लो कि हम बाइक चला रहे हैं, ठीक है, और हम किसी चौराहे पे पहुंच जाते हैं, और चौराहे पे पहुंच जाते हैं और वहां पे अगर रेड लाइट जल रही है तो क्या है वहां पे, क्या अगर रेड लाइट जल रही है तो हमारा काम क्या है कि हम उस चौराहे पे अपनी ही लाइन में रुक जाना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा डिसीजन होना चाहिए राइट या रॉन्ग का, राइट या रॉन्ग का। अगर हम क्या है, अगर हम समझदार, हमारे अंदर मोरलिटी है, हमारी नैतिकता है, तो हम चौराहे पे रुक जाएंगे और जब ग्रीन लाइट होगी तभी हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं कि हमको क्या गलत करना है, क्या सही करना है। ये मोरलिटी के अंदर आता है आपका, ठीक है। फिर अगला शब्दावली आप जानते हैं क्या है हमारा, वो है नैतिक दुविधा। इसके बारे में चर्चा करते हैं आप लोग से।
तीसरी शब्दावली है वो है मॉरल डेलिमा। मॉरल डेलिमा मतलब होता है कि मॉरल मतलब तुमने आपको बताया नैतिकता होती है, डेलिमा मतलब होता है दुविधा या असमंजस, दुविधा या असमंजस। इसमें क्या होता है, जैसे मान लो कि इसमें एग्जांपल ले रहा हूँ मैं फटाफट कि आपका कोई एग्जाम लगा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम लगा हुआ है, अगर आप उसको नहीं दोगे तो आप नेक्स्ट क्लास में नहीं जा पाओगे या आपकी सरकारी नौकरी नहीं। मान लो कि आपका एसएससी का एग्जाम लगा हुआ है, ठीक है, आप एसएससी का एग्जाम अपने सेंटर पर देने जा रहे हो और उसी बीच रास्ते में आपको दिख जाता है या आपके फैमिली मेंबर या आपकी कोई गर्लफ्रेंड जो कि रास्ते में उसका एक्सीडेंट हो गया, वो पड़ी हुई है, तो आप यहाँ पे फंस जाओगे कि अब क्या है। अगर मान लो कि आपकी गर्लफ्रेंड है, आप उससे बहुत प्यार करते हो, उसको देखोगे रास्ते में पड़ी है और आपका इंपॉर्टेंट पेपर भी लगा है, मान लो आपका इंटरव्यू भी लगा है नौकरी का, ठीक है, अब आप यहाँ पे डिसाइड नहीं कर पाते हो कि हमें क्या करें ऐसे टाइम पे। तो इस टाइम पे हमको क्या करना चाहिए, इस टाइम पे हमको डिसीजन लेना चाहिए, अपना कॉग्निशन, अपना संज्ञान का इस्तेमाल करना चाहिए कि हम किस तरफ जाएं कि हम दोनों सिचुएशन को हैंडल कर पाएं। इसी को बोलते हैं मॉरल डिलेमा, जिसको असमंजस बोलते हैं, नैतिक असमंजस या नैतिक दुविधा बोलते हैं। तो यहाँ पे आदमी को क्या होता है, मॉरल डिलेमा के अंदर आदमी को अपने दिमाग से काम लेना चाहिए, अपने संज्ञान से काम लेना चाहिए, अपने कॉग्निशन, अब जो उसकी मैच्योरिटी लेवल है उसके अकॉर्डिंग उसको काम लेना चाहिए कि हमको यहाँ पे क्या करना चाहिए। तो तीन चीज़ हमने आप लोगों से डिस्कस कर ली, एक आपकी मॉरलिटी के बारे में डिस्कस कर लिया, डिलेमा के बारे में डिस्कस कर लिया और मॉरल रीजनिंग के बारे में डिस्कस कर लिया, ठीक है। आप लोगों को मेरा डिस्कशन कैसा लगा प्लीज कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों। अब हम डिस्कस करेंगे आप लोगों से कि क्या है इस जो कोलबर्ग्स थे, कोलबर्ग्स की थ्योरी में एक व्यक्ति था, हाइंस नाम का एक व्यक्ति था। मैं इसको रब कर दूं, एक शॉर्टकट लिख देता हूं यहाँ पे, ठीक है। तो जो कोलबर्ग्स की थ्योरी में एक स्टोरी है, उसके बेस पे इन्होंने क्या किया था कि कुछ क्वेश्चंस पूछे थे। तो पहले हम स्टोरी समझते हैं, उसके बारे में आगे जानते हैं, इसके बारे में चर्चा करते हैं, ठीक है। तो इनकी स्टोरी, एक स्टोरी है हाइंस डिलेमा, मतलब हाइंस की दुविधा है। क्या है हाइंस? हाइंस एक व्यक्ति है, ठीक है, हाइंस एक व्यक्ति है और उसकी बीवी बेड पे पड़ी है, ये उसकी वाइफ है, हॉस्पिटल में एडमिट है, ये घर पे पड़ी है, जो भी है, ठीक है, और ये बहुत ही बीमार है, बहुत ही बीमार है, ठीक है, मतलब ऐसी इसकी कंडीशन है कि ये अब मरने वाली है। और यहाँ पे क्या है, यमदूत खड़ा है, यमदूत आज की जल्दी भैया खत्म हो, हम इसको, अरे मुझसे यमदूत भी नहीं बन रहे अच्छी तरह से, कैसे बनते हैं, भैंसा बना ले, कभी बनाए नहीं लाइफ में, भैंसा कैसे बनता है, अरे आप समझ जाना, ये सीन है, ये है, ठीक है, ये खड़े हैं कि भैया जल्दी खत्म हो, इसको लेके हम जाएं, कहाँ, ऊपर लेके जाएं, ठीक है। अब इसकी वाइफ को जो बीमारी, ऐसी बीमारी हुई है कि बहुत ही खतरनाक बीमारी हुई है, कि ऐसी बीमारी है कि ये, अगर ये एक दुकानदार है, मान लो ये दुकानदारी केमिस्ट वाला है, केमिस्ट जानते हो, जो दुकानदार जहाँ पे हमको दवाएं मिलती हैं, कौन सी दवाएं मिलती, जो जहाँ से हम दवाएं लेते हैं, ठीक है, ये मेडिसिन की शॉप है। और डॉक्टर ने, ये डॉक्टर मान लो, ये डॉक्टर जी हैं, ये डॉक्टर ने बोल दिया है, किससे, हाइंस से बोल दिया है, ये हाइंस है, हाइंस से बोल दिया है कि तुम्हारी जो बीवी है ये बच नहीं पाएगी, बस एक ही कंडीशन में बच पाएंगी, जो एक दवा है जो कि इस मेडिकल शॉप के पास है, और अगर ये दवा इसको मिल गई तो ये बच जाएगी, ठीक है, और ये दवा सिर्फ किसके पास है, मेडिकल शॉप के पास है। अब हाइंस क्या है, और ये जो दवा इसके पास है वो बहुत ही महंगी है, जो कि हाइंस अफोर्ड नहीं कर सकता, हाइंस नहीं खरीद सकता, हाइंस के पास इतना पैसा नहीं है कि वो ये दवा मेडिसिन से खरीद पाए। तब इसके मन में क्या होगा, जब बेचारा फिर अकेले शांति से देख के बैठता है, सोचता है कि यार मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, अगर ये मर गई तो मैं कैसे रहूँगा। और फिर उसके मन में कहीं ना कहीं क्वेश्चन भी राइज होता है, यार क्यों ना हम रात में जाके इस मेडिसिन शॉप में जाके वो दवा चोरी करके ले आते हैं और अपनी बीवी को बचा लेते हैं, ठीक है, अपनी बीवी को बचा लेते हैं। तो कहानी कुछ इस प्रकार है कि ये बहुत बीमार है, डॉक्टर से बोल देता है कि तुम अपनी बीवी को नहीं बचा पाओगे, बचा एक कंडीशन पाओगे, इस मेडिकल शॉप के पास जो दवा है, अगर वो दवा मिल गई तो बीवी को, तो तुम्हारी बीवी बच जाएगी। और हाइंस के पास इतना पैसा नहीं है जो वो दवा खरीद सके, जिसके कारण वो क्या करता है, उसके मन में कुछ मॉरल डिलेमा, कुछ असमंजस आ जाते हैं कि आप क्या करूँ, मैं मेडिकल शॉप पे चोरी कर लूँ या अपनी बीवी को मरने दूँ, या अपनी बीवी को क्या मरने दूँ। तो इसी बेस पे क्या है, कोलबर्ग्स ने कुछ क्वेश्चन पूछे हैं लोगों से। क्या क्वेश्चन पूछे, क्या जो हाइंस था वो अपनी बीवी को ऐसे ही मरने दे, या दूसरा क्वेश्चन, या अपनी बीवी के लिए वो दुकान पे चोरी करके वो दवा लिया है। इसके बेस पे जो आपके कोलबर्ग्स थे, कोलबर्ग्स ने क्या किया, 3 लेवल दिए और 6 स्टेज दिए हैं, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि क्वेश्चन आपका यहाँ से पुटअप किया जाता है, जहाँ से 3 लेवल और 6 स्टेप से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। तो ये पूरी कहानी थी हाइंस के बारे में कि हाइंस की बीवी बहुत बीमार थी
और हाइन चाहता था अपनी बीवी को बचाने के लिए। अब उसके अंदर क्या थी, नैतिक दुविधा थी कि वो मेडिकल शॉप से चोरी करे उस दवा का या अपनी बीवी को मरने दे। इसी की बेस पे जो 3 लेवल और 6 स्टेज कोलबर्ग्स ने दिया, इसके बारे में हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे डिटेल में। तो अगर आप लोगों को डिस्कशन मेरा अच्छा लग रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो कोलबर्ग्स ने क्या दिया, 3 लेवल दिए और 6 स्टेज दिए। पहले हम 3 लेवल जो है, एक लेवल के अंदर 2 स्टेज हैं, तो 3 2 जा 6 हुआ, ठीक है। तो पहले हम क्या समझते हैं, लेवल समझते हैं, 3 लेवल। तो जो आपका 3 लेवल में जो पहला लेवल कौन सा है, पहला लेवल आपका है प्री कन्वेंशन। पहला लेवल आपका है प्री कन्वेंशन, जिसको हिंदी में आई थिंक बोला जाता है पूर्व परंपरागत, ऐसे समथिंग बोलते हैं हिंदी में। तो जो पहला है आपका प्री कन्वेंशन, इसके अंदर क्या होता है, इस स्टेज के अंदर क्या होता है, बच्चा क्या होता है, बच्चा 10 साल के अंदर का होता है। कितने ईयर्स का अंदर होता है, 10 ईयर्स के अंदर का होता है। और ये प्राइमरी स्कूल के बच्चों की बात चल रही है, देखा जाए कायदे में जो छोटे बच्चे होते हैं 1 से लेकर 10 साल वाले, उनकी बात चल रही है प्री कन्वेंशन। इन बच्चों के अंदर क्या चीज होती है, इन बच्चों को कुछ नहीं पता होता है कि हमको करना क्या है। इनको जैसा सिखाया जाता है उसके अकॉर्डिंग ये सीखते हैं। इनके सोसाइटी में जो चल रहा होता है उसको देख के सीखते हैं। कोई ये अपने हिसाब से कोई चीज नहीं कर सकते। मान लो कि बच्चा आप 5-6 साल का है और वो अपने हिसाब से कुछ करना चाह रहा है, तो उसके माँ बाप उसको करने देंगे, नहीं करने देंगे। वो बताएंगे बेटा ये ऐसे होता है, बेटा ये ऐसे चलता है। तो ये कंडीशन क्या है, जो पहली स्टेज है प्री कन्वेंशन, इसके अंदर इसमें क्या होता है, बच्चों के अंदर कुछ ना कुछ समाज के द्वारा या घर के द्वारा बच्चों के अंदर डाला जाता है। इसमें बच्चा आजाद नहीं होता है अपनी व्यक्ति या अपनी भावना को कहने के लिए, ठीक है। अपनी स्पीच को बच्चा नहीं कह सकता। यहाँ पे क्या होता है, बच्चे के अंदर बाहर से चीजें डाली जाती हैं, ठीक है। मतलब बाहर के समाज के पर्यावरण या वातावरण से बच्चा सीखता है, ठीक है। फिर आपकी दूसरी जो आपकी स्टेज हो गई वो होगी आपकी कन्वेंशन से। ये जैसे कि इस एज को क्या बोलते हैं, ये आपकी वही चलती समथिंग क्या होता है कि ये क्या बोलते हैं, जो एडोलेसेंस एज होती है, मतलब कि 10 साल के बाद वाली 10 ईयर्स अबोव। अब क्या होता है, बच्चा 10 साल के ऊपर हो गया है और बड़ा हो गया है, ठीक है। इसमें क्या होता है कि बच्चा अब चीजों को धीमे धीमे समझने लग जाता है कि कुछ जो रूल्स और रेगुलेशन है जो सोसाइटी बनाई है उसके अकॉर्डिंग बच्चा चलना चालू कर देता है। जैसे क्या होता है कि बच्चा इसमें क्या होता है, जब बच्चा स्कूल में पढ़ने जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है, उसका हर क्लास में मॉनिटर होता है। मॉनिटर चेक करता है कि सबकी कॉपी आई है कि नहीं आई है, अटेंडेंस बच्चा आज कौन क्लास में ज़्यादा बोल रहा है, ये सब बातें टीचर को बताता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो रूल्स और रेगुलेशन जो बनाए गए इसके अकॉर्डिंग बच्चा चलता है। किसमें, कन्वेंशन के अंदर। कन्वेंशन को हिंदी में बोलते हैं आई थिंक परंपरागत, मतलब जो धारणाएं हमारी जो पहले से चलती आ रही हैं वो सब चीजें किसके अंदर आएंगी, कन्वेंशन के अंदर आएंगी। अब हम चर्चा करते हैं अगला, जो कि पोस्ट कन्वेंशन है। तो आपकी तीसरी लेवल कौन सा हो गया, ये हो गया आपका पोस्ट कन्वेंशन, जिसको बोलते हैं हिंदी में पोस्ट कन्वेंशन को हिंदी में बोलते हैं आप समथिंग गैर परंपरागत अवस्था बोलते हैं। गैर परंपरागत इस अवस्था के अंदर क्या होता है, बच्चे के अंदर ये बच्चा अब क्या है, पूरा मैच्योर हो चुका है। अब अपने डिसीजन वो खुद ले सकता है कि वो जैसा चाहेगा। अभी तक क्या था, इन दोनों में क्या था, इसमें तो सोसाइटी, इसमें क्या था, जो लोग कहते थे उस पर डिपेंडेंट था। यहाँ पे जो सोसाइटी के द्वारा रूल रेगुलेशन आए थे उनके अकॉर्डिंग चलता था। अब बच्चा स्वतंत्र हो गया है अपनी बात को कहने के लिए। अब कोई भी चीज वो कहना चाहता है, अपने आप अपना स्टैंड, अपना राइट ले सकता है बच्चा, ठीक है। तो ये चीज किसके अंदर आएगी, पोस्ट कन्वेंशन के अंदर आएगा। जहाँ पे गलत है और जहाँ पे गलत है वहाँ पे तुरंत रोक देगा। जो बच्चा बड़ा हो गया है, एडल्टहुड हो गया है, वहाँ पे एडल्टहुड में क्या होता है, हर बंदे का अपना राइट होता है, कुछ ना कुछ जो उसका राइट है, जो उसकी फ्रीडम है वो एक्सप्रेस कर सकता है। अभी तक उन दोनों में कोई एक्सप्रेशन फ्रीडम नहीं थी, यहाँ पे इसके अंदर फ्रीडम है अपनी बातों को कहने के लिए। तो ये 3 स्टेज हो गई, सॉरी ये आपकी 3 लेवल हो गए। अब इनके अंदर हर सभी लेवल के अंदर 2-2 स्टेज है, इनकी चर्चा करेंगे आप लोगों से, ठीक है।
तो जो पहली स्टेज है, पहला लेवल है प्री कन्वेंशनल, मैंने आपको बता दिया इसके बारे में, ठीक है। ये क्या है, वही लेके आपका प्राइमरी एज क्या होता है 10 साल के अंदर का होता है, ठीक है। इसके अंदर 2 स्टेज हैं, कौन कौन सी, पहली है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट। ओबीडियंस एंड पनिशमेंट, ओबीडियंस मतलब कि बच्चे ओबीडियंट रहे, उनका व्यवहार कैसा है बच्चों का, और पनिशमेंट मतलब दंड हो गया है। ओबीडियंस और पनिशमेंट जैसे क्या हुआ कि आप स्कूल में जब पढ़ने जाते हो तो आपकी टीचर कहती है अगर तुम ओबीडियंट नहीं होगे, अगर तुम सही से बैठोगे नहीं तो तुमको मारेंगे, तो क्या है पनिशमेंट मिलेगी, सजा मिलेगी। ऐसे मम्मी पापा घर में कहते हैं अगर तुमको होमवर्क मिला है घर का, स्कूल का मिला, अगर तुम नहीं करोगे तो तुमको सजा मिलेगी। तो ये वाली जो स्टेज, मतलब कि ये वाला जो स्टेज हो गई ओबीडियंट एंड पनिशमेंट, किसके अंदर आती है, प्री कन्वेंशन के अंदर आती है। किसके अंदर आती है, प्री कन्वेंशन। इसको बोलते हैं डंडे का डर, डंडे का डर भी बोलते हैं, क्योंकि बच्चा कभी कभी क्या होता है इतना ढीठ होता है, इतना नालायक होता है, जो कभी याद नहीं करता, तो उसको बिना डंडे के उसे कोई चीज़ याद नहीं करती। ऐसे मेरे पास एक बालक है, मैं उसको पढ़ाता हूँ, वो बालिका है, उसको मैं पढ़ाता हूँ, उसे बिना डंडे से, बिना मार खाए उसे कोई चीज़ याद नहीं होती। तो ये वाली जो अवस्था है, कहीं ना कहीं देखा जाए, मैं उसको कोरिलेट करता हूँ उस बच्ची को, तो कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ कि प्री कन्वेंशन के अंदर ओबीडियंट और पनिशमेंट के अंदर ये चीज़ आती है, ठीक है। फिर अगली अवस्था आती है म्यूचुअल, जो अगली स्टेज है म्यूचुअल एक्सचेंज। हालांकि ये सब यहाँ पे जो मैंने इतना बड़ी रामायण लिखी है, ऐसा कुछ नहीं, इन सबके नाम अलग अलग है, नाम एक ही है लेकिन अलग अलग शब्दावली अलग अलग दी गई है, लेकिन सबका अर्थ निकालोगे तो एक ही निकल के आता है। म्यूचुअल एक्सचेंज, आपस में एक्सचेंज, म्यूचुअल एक्सचेंज, ठीक। पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, मैंने कुछ किया उसके बदले आप मुझे कुछ दीजिए। अगला टिट फॉर टैट, बदले की भावना, भाई अगर तुमको मैंने मैगी खिलाई है तो तुम मुझे चॉकलेट दोगे। अगला इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, मेरा कुछ अगर मेरी मम्मी मुझसे कहती कि जाओ तुम मार्केट से सब्जी लेके आओ, तो मम्मी से कहूँगा मम्मी मुझे कुछ कमीशन चाहिए, सब्जी पैसे लाने, जब मैं सब्जी लेके आऊँ उसका कमीशन चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो ये वाली भावना, जो ये वाली स्टेज है, इसको बोलते हैं म्यूचुअल एक्सचेंज, पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, टिट फॉर टैट या इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। इनके इतने नाम हैं, आप लोग उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, क्योंकि आपके टेट या सीटेट एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इसके अंदर क्या हो गया, जो आपकी जो दूसरी स्टेज है म्यूचुअल एक्सचेंज, इसमें क्या होता है कि बच्चा, आपने देखा होगा जब स्कूल में जाता है, जब इंटरवल होता है तो अपने साथ अपना दोस्त या उसका बेस्ट फ्रेंड होता है, उन दोनों से टिफिन चेंज कराता है, बोलता है अरे तुम क्या लाए, बोला मैं पराठा आलू लेके आऊँ, दूसरा बोलता है मैं मैगी लेके आऊँ, तो कहेगा तुम अच्छा एक काम करो, तुम मुझे अपनी थोड़ी मैगी दे दो, मैं तुमको पराठा देता हूँ। तो ये होगा म्यूचुअल एक्सचेंज। फिर हो गया पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन, अब घर वाले कहते हैं जाओ बेटा मार्केट से सब्जी ले आओ, अब कहता है मैं जाऊंगा मैं सब्जी लेने, लेकिन इसके बदले आप मुझे दोगे क्या, पैसे दोगे चॉकलेट के लिए। तो ये आ गया आपकी पर्सनल रिवार्ड ओरिएंटेशन। टिट फॉर टैट, टिट फॉर टैट मतलब जैसे का तैसा, जैसे का तैसा, अगर मैंने तुमको मारा एक झापड़ तो तुम भी पलट के मुझे एक झापड़ मार दोगे, तो उसको बोलते हैं टिट फॉर टैट। फिर आ गया इंस्ट्रूमेंटल रिवार्ड, इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन, मम्मी कहेंगे जाओ बेटा दरवाजा खोलो, कोई आया है गेट पे, तो इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, दरवाजा खोलने जाऊंगा, तो होगा इंस्ट्रूमेंटल पर्पस ओरिएंटेशन। तो आप एक चीज याद रखना, जो आपकी जो पहली स्टेज है, हालांकि ये वाला क्वेश्चन आप लोगों से यहाँ से क्वेश्चन आपके एग्जाम से पूछा जाता है, टिट फॉर टैट, जैसे का तैसा, ठीक है। तो टिट फॉर टैट आप लोगों से पूछ लिया जाए ये किस स्टेज के अंदर आता है और कौन सा लेवल है, तो ये आपकी जो लेवल है वो प्री कन्वेंशन है, और ये सेकंड स्टेज है किसकी, कोलबर्ग की। आई होप ये बात आपको क्लियर हो गई, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा अपनी रफ कॉपी में। अब हम बढ़ते हैं अपनी जो दूसरी लेवल है और तीसरा और चौथे स्टेज पे, ठीक है। फिर आता है आपका दूसरा लेवल जो कि है कन्वेंशनल स्टेज, परंपरागत स्टेज। ये आपकी आती है समथिंग 11 साल से लेकर 13-14 साल के बीच की अवस्था होती है। इसके अंदर क्या होता है कि जो बच्चा होता है, बच्चा अपने मम्मी पापा के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, कहता है मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया, भले होमवर्क ना किया हो लेकिन दिखावा करता है मम्मी मैंने होमवर्क कर लिया। अगर वाकई पढ़ने में अच्छा है तो अलग बात है, लेकिन कई बार बच्चे क्या बोलते हैं जब मम्मी पापा पूछते हैं बेटा स्कूल का होमवर्क कर लिया, ठीक है। तो अब क्या है कि मम्मी पापा के सामने या समाज के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, तभी इसको बोला गया है गुड बॉय नाइस गर्ल ओरिएंटेशन, गुड गर्ल नाइस बॉय ओरिएंटेशन। मतलब इसमें बच्चा मम्मी पापा के सामने या समाज के सामने अच्छा बनने की कोशिश करता है, ठीक है। फिर आगे आपका दूसरा जो चौथी स्टेज है वो है लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन, लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। इसका मतलब होता है जो रूल और रेगुलेशन जो समाज के द्वारा बनाए गए हैं उसके अगेंस्ट हमको नहीं जाना है। जैसे कि आप अपने बच्चों को बताओ कि बेटा आप चोरी कभी मत करना, चोरी करना गलत बात है, तो लॉ एंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग बच्चा चलता है। या फिर
जब कभी बच्चा स्कूल जा रहा हो, अपनी साइकिल से जा रहा हो, तो उसको ये चीज़ बताना चाहिए कि रेड लाइट जल रही है तो बेटा कभी आपको रेड लाइट क्रॉस नहीं करनी चाहिए, जब ग्रीन लाइट होगी तभी आप जाइएगा। ठीक है, तो ये कुछ रूल्स और रेगुलेशन जो कि आपने समाज के द्वारा बनाए गए हैं, ठीक है, उसको बोलते हैं लॉ एंड ऑर्डर ओरिएंटेशन। ये किसके अंदर आते हैं? ये कन्वेंशन स्टेज के अंदर आते हैं। आई होप ये बात क्लियर होगी। अब हम चर्चा करते हैं आपकी अपनी तीसरी स्टेज के बारे में, तीसरे लेवल के बारे में। तो अब हम चर्चा करते हैं अपना तीसरी लेवल। जो तीसरी लेवल है हमारी पोस्ट कन्वेंशन लेवल है। क्या है? पोस्ट कन्वेंशन लेवल। ये क्या होती है? जब बच्चा पूरी तरह से परिपक्व हो जाता है, समझदार हो जाता है, तब ये स्टेज आती है उस बच्चे के अंदर। ठीक है, उसके अंदर क्या है, जो आपकी स्टेज क्या है, एक सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन है। क्या है? सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन होता है। इसके अंतर्गत क्या चीज आती है? जब कभी कभी कुछ चीजें हमारे विरुद्ध कार्य करने लग जाती हैं, जैसे कि संविधान में कुछ अनुच्छेद हैं, कुछ पार्ट हैं, ठीक है, जो कि क्या है कि हम जिस समाज में रह रहे हैं उसके अगेंस्ट में चल रही हैं। ठीक है, तो तब क्या होता है कि तभी आपने देखा होगा कि संविधान में क्या होता है, संशोधन किया जाता है कि ये चीज क्या है, लोगों के अगेंस्ट में थी तो लोग उसका विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमारा अधिकार जो है वो अधिकार हमारे हमसे छीना जा रहा है। ठीक है, तो उसके लिए क्या होता है कि संविधान में संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो ये वाला जो बात हुई है ये आपकी आएगी सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर आती है कि इंसान को महसूस होने लगता है कि यार ये चीज, ये जो मतलब खुद इंसान को ये महसूस होता है कि कभी कभी यार ये काम हमारा है, लेकिन हमको कुछ अलग चीज से, हमको हमारा जो अधिकार है उससे पर चढ़ के जो गलत, मतलब कि जो इंसान का लीगल राइट है उसके अकॉर्डिंग वो चीजें नहीं चल रही, कुछ अलग तरीके से चल रही हैं। तो जिसके कारण इंसान क्या कर देता है, विरोध कर देता है। फिर वो देखा जाता है कि विरोध को एनालाइज किया जाता है कि हाँ, जो ये संविधान के अंदर जो ये अनुच्छेद बना है क्या गलत है, तो इसके अकॉर्डिंग उसमें संशोधन किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आती है आपकी सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन के अंदर आता है। हालांकि पोस्ट लेवल कन्वेंशन पे जब इंसान पहुंचता है तो बहुत ही हाई लेवल का हो जाता है, बहुत ही एडल्ट लेवल पर, मतलब उसकी तर्क शक्ति बड़ी जबरदस्त हो जाती है सोचने समझने की। हालांकि बच्चा नहीं समझ सकता, लेकिन जब बड़े लोग हो जाते हैं ना, जो जिनको हर चीज का नॉलेज होता है, वो समझ जाते हैं कि हाँ, हमारे लिए कुछ गलत हो रहा है, संविधान में ये अनुच्छेद जो लिखा है या हमारे अगेंस्ट में है, तो वो लोग उसका विरोध करते हैं। फिर रियलाइज किया जाता है संसद भवन में, फिर जो भी जहाँ भी होता है उसको सही किया जाता है, तो उसमें संशोधन किया जाता है। तो ये बात आपकी सोशल कॉन्टेक्ट ओरिएंटेशन में आती है। फिर अगला आता है आपका जो स्टेज होता है वो यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल मतलब होता है कि सार्वभौमिक जो सिद्धांत है, सार्वभौमिक इथिकल, जो हमारे इथिकल्स हैं, जो उसके सिद्धांत है उसके अकॉर्डिंग। जैसे कि मान लो कि कभी कभी क्या होता है कि कोई व्यक्ति है, ठीक है, और उसकी क्षमता कुछ कार्य करने की है, ठीक है, उसकी क्या है, उसकी क्षमता कुछ कार्य करने की है, लेकिन वो जो कानून जो बना हुआ है उसके अगेंस्ट में बना है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आपके महात्मा गांधी थे, सुभाष चंद्र बोस थे, इन लोगों ने क्या किया, अकेले ही उस आंदोलन के लिए लड़ गए, मर गए कि हमको, हालांकि हर व्यक्ति के अंदर ये शक्ति, ये क्षमता नहीं होती कि हम किसी अकेले ही चीज को लड़ जाए उस काम के लिए। लेकिन जो हमारे महात्मा गांधी या सुभाष चंद्र, जितने भी फ्रीडम फाइटर थे, ये सब क्या थे कि एक महान व्यक्ति थे। ये लोग अगर कोई चीज गलत हो रही देश के अंदर तो उसके लिए लड़ जाते थे। ये चीज इसके अंदर आएगी यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल। हर व्यक्ति का एक अपना सिद्धांत है, अगर कुछ उसके विरुद्ध या उसके अगेंस्ट कुछ गलत कार्य हो रहा तो वो अपनी आवाज उठा सकता है। ठीक है, तो ये चीज किसके अंदर आएगी, वो आपकी यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल के अंदर आएगी। यूनिवर्सल इथिकल प्रिंसिपल के अंदर आदमी खुद स्वतंत्र है अपनी चीजों को कहने के लिए, लेकिन हर व्यक्ति ये चीज कह नहीं सकता। बहुत ही रेयर केस है, बहुत कम लोग होते हैं जो इस स्टेज पे पहुंच पाते हैं। तो आई होप ये आपको 3 लेवल और 6 स्टेज थे वो मैंने आपको डिस्कस कर दिया। ठीक है, हालांकि जो ये कोलबर्ग थे इनकी थ्योरी की कुछ आलोचनाएं भी हैं, क्रिटिसाइज भी किया गया इनकी थ्योरी को। ठीक है, तो एक महिला थी कैरन गिलिगन, एक महिला थी, कौन थी, कैरन गिलिगन। इनकी थ्योरी को क्या किया, आलोचना की थी इनकी थ्योरी की। किसकी थ्योरी की, कोलबर्ग की थ्योरी की आलोचना की। इन्होंने कहा कि इन्होंने देखा था कि जब ये कोलबर्ग जब एक एक्सपेरिमेंट कर रहे थे तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने फीमेल जो है इनका कोई भी सैंपल नहीं लिया था अपने उस जो एग्जाम्पल या सिलेक्शन कर रहे थे उसमें कोई भी फीमेल को नहीं रखा था, सिर्फ मेल को रखा गया था। जिसके कारण कैरन गिलिगन ने क्या बोला, कोलबर्ग की थ्योरी को जेंडर बायस बोला है, जेंडर बायस बोला है कि इन्होंने क्या बोला कि जेंडर बायस बोला, क्योंकि इनका जो ऑब्जर्वेशन था किसका, कोलबर्ग का, इसमें सिर्फ लड़कों के ही लिए थे, मेल के ही सैंपल्स लिए थे और फीमेल्स के क्या है, फीमेल्स के कोई भी किसी को भी क्या अपनी उसमें शामिल नहीं किया था। ठीक है, तो सिर्फ तो अभी इसी कारण कैरन गिलिगन ने इनकी जो थ्योरी थी कोलबर्ग की मॉडल डेवलपमेंट में क्या बोला है कि इनकी जो थ्योरी है वो जेंडर बायस है। क्या है, जेंडर बायस है। साथ के साथ ये भी बोला है कि ये कल्चर प्री कल्चर
कल्चर बायस भी इनको बोला है, प्री कल्चर बायस भी बोला है, ठीक है। तो आप लोग याद रखना फटाफट कि जो इनकी क्या है, इनकी तीन लेवल है और 6 स्टेज हैं। ये मैंने आपको समझा दिया, आप लोग ना जरूर लिख लीजिएगा। मेरे जो वीडियो है उसको थोड़ा पॉज करके लिखिएगा, आपको अच्छी तरह से समझ में आएगा। और मेरे जो लेक्चर है एक दो बार आप सुनिएगा तो आपको अच्छी तरह से याद हो जाएगा। आई होप सारी बात आपको क्लियर हो जाएगी। तो अगर आप लोगों को मेरा डिस्कशन अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। अब आप लोगों से मिलेंगे अगले आपके जो मनोवैज्ञानिक इनके बारे में चर्चा करेंगे। नमस्कार दोस्तों।